कहता है मैं लौट कर नहीं आऊंगा, वक्त कहता है मैं लौट कर नहीं आऊंगा, और कुछ करना है तो अभी कर लो, कुछ करना है तो अभी कर लो, क्योंकि इस पल को भी मैं अगले पल के लिए रोक नहीं पाऊंगा। नमस्कार, आपकी अपनी पूजा बिश्नोई और आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ पिछले इतने दिनों से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी माध्यम से मुझे हर तरीके से मैसेज कर रहे हैं, अपने डाउट्स भेज रहे हैं। तो बच्चों ने बहुत पूछा है मुझसे कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या करें। तो आज हम सबसे पहले इसी एक मुद्दे पर बात करेंगे कि मेरा बच्चा मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद हम उन्हीं बच्चों के कुछ और डाउट्स जो स्टडी से रिलेटेड है या फिर कुछ उनके और कमेंट्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम हम पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हो और आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसके कुछ अफेक्टिव रीजंस हैं, मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं इन चीजों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ। पहला सेक्शन आपका कंटेंट प्रिपरेशन। कंटेंट प्रिपरेशन मतलब जब आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। और दूसरा सेक्शन है जब आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आप एग्जाम में बैठ चुके हो, तो अब आप उसमें लिख क्या रहे हो, मतलब कंटेंट को डिलीवर कैसे कर रहे हो। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो और देन उस कंटेंट को डिलीवर कैसे कर रहे हो। मेरे बच्चा, अगर ये 2 चीजें आप समझ गए, ये सब स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप ये 2 चीजें समझ गए कि प्रिपेयर कैसे करना है और अगर प्रिपेयर हो गया तो उसको डिलीवर कैसे करना है, तो आई अश्योर यू आपके मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पहले बात कर रहे थे प्रिपरेशन पे। अब जब भी आप कंटेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने देखा है बच्चों को वो अफेक्टिव स्टडी के बारे में नहीं सोचते। मैम ये अफेक्टिव स्टडी क्या होती है, मतलब कि जो भी आपका टाइम टेबल है, आपको अगर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए बच्चों का, उसके ऊपर भी अगर मुझे बात करनी है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं मुझसे कि मैम एक अफेक्टिव टाइम टेबल क्या होता है, उसके बारे में बताइए। लेकिन अभी मैं बात करती हूँ आपको अफेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, मतलब कि पूरे दिन में जो भी आपका टाइम टेबल है पढ़ने का। मैं नहीं कहती कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ो, आप दिन में भले ही 2 घंटे पढ़ो, वो मैटर नहीं कर रहा है। आप जितना भी टाइम अपने कंटेंट को दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को दे रहे हो, अब जब आप पढ़ने बैठ गए हो तो आपका मन सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, सोचते मैं फटाफट 1 घंटे में पढ़ता और फिर रील्स देखूंगा। नहीं मेरा बच्चा, अफेक्टिव स्टडी का मतलब है पूरा माइंड फोकस होकर आपका उसी चीज पर लगना है। मतलब आपको अगर 1 घंटा भी पढ़ना है अपने सब्जेक्ट को, तो उस टाइम में किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, तभी आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हो वो तभी अच्छा होगा जब आप उस टाइम अपने माइंड को पूरी तरीके से उसी पे फोकस करे हुए हो। समझ में आ गई पहली बात कि जब भी पढ़ना है चाहे कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। पहली बात क्लियर हो गई। जब हमने अच्छा पढ़ लिया, और अच्छा टाइम भी अच्छा चूज करना। मैंने कई बार देखा है बच्चा थका हुआ है, बिल्कुल रात के 11 बज चुके हैं, उसको नींद आ रही है बट फिर भी वो पढ़ रहा है। नो, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो मन और जो एनर्जी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप बेमन से पढ़ रहे हो वैसे भी आउटपुट नहीं आएगा। तो पहली बात अफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, आपका मन करना चाहिए। अगर मन नहीं कर रहा है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट्स करिए, जो भी डाउट्स है कमेंट्स करिए। तो अगर हमारी अफेक्टिव स्टडी हो गई, हमने टाइम अच्छा चूज कर लिया, मॉर्निंग का चूज करें, जिस टाइम पे हम मैक्सिमम एनर्जी में हो वो टाइम हमें चूज करना है। उसके बाद बात आती है हमारी कि हमारी जो मार्किंग स्कीम होती है, पर्टिकुलर चैप्टर में से हमें पता होता है कि इसमें 1 नंबर का सवाल आना है, 2 का आना है, 3 का आना है, 5 नंबर का आना है। बच्चे मैं देख रही हूँ बिना मार्किंग स्कीम के, बिना उनको पता कि इस चैप्टर में से कौन सा सवाल आना है, वो अपनी मर्जी से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नो, आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। आपको जब भी आप पढ़ने लगो, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास का पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में से मुझे मेरे पेपर में कितने नंबर का सवाल मिलेगा। मैं उसी टाइप के सवालों पर, उसी टाइप के कंटेंट पर ज्यादा फोकस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, उस चैप्टर में से डायग्राम आना ही नहीं है, फिर भी आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी ना। तो
तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले कंटेंट पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, उसमें कितने नंबर का सवाल आना है पता होना चाहिए। अगर 2 नंबर का सवाल आना है तो मैं उसके क्वेश्चंस जो है वो तोड़ तोड़ के 2 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। कंटेंट प्रिपरेशन वाला पोर्शन समझ में आ गया कि हमारा जो कंटेंट है उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम पढ़ें तो हमारा माइंड फोकस्ड होना चाहिए, इफेक्टिवली हमें अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है। अब जब हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो गया, हमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को मैंने देखा बस एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैम पेपर में सवाल कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। नो, ऐसे बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि आप सब कुछ पेपर के भरोसे छोड़ देते हो, भगवान के भरोसे छोड़ देते हो। नहीं, आपको पेपर में जाने से पहले पेपर पता होना चाहिए। ये कैसे होगा मैम? ये बिल्कुल होगा अगर आपको पता है कि हर उसके बाद अगर आपने एक चैप्टर करा है उसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करता उसका थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर उसके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे। समझ में आ गया? ये कंटेंट प्रिपरेशन का ही हिस्सा है कि हमें अगर नंबर क्वेश्चंस पता है तो हमें अपनी आंसर राइटिंग कंटेंट जो डिलीवरी होनी है उससे पहले भी, बिफोर एग्जाम भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये कंटेंट लिखूंगा। इसको कहते हैं कंटेंट प्रिपरेशन। आपको आप पहले से ही तैयार हो। ठीक है, आप आर्मी में कोई जाता है तो पहले से अपना सेटअप लेके जाता है कि अगर दुश्मन ने ये करा तो मैं ये करूंगा। ऐसे नहीं है कि वहीं पे देख रहे हैं, तो आप पहले से अपना जो भी हथियार है वो लेकर जाओगे, साथ में प्लान ए प्लान बी सब लेकर जाओगे। कंटेंट प्रिपरेशन में ही ये सब कुछ आपको करना है। आंसर राइटिंग में कैसे लिखूंगा, ऐसे आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 मार्क्स में आ गया तो मैं, ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट ये मुश्किल नहीं है। जो बच्चा जानता है हाउ टू स्टडी, उसको पता है इफेक्टिव स्टडी में यही सब कुछ होता है। चलिए जी, ये भी हो गया। उसके बाद मैम रिवीजन कैसे करनी है? कई बार मैंने बच्चों को देखे बुक खोल के रिवीजन कर रहे होते हैं। नहीं, आपको बुक क्लोज करके रिवीजन करनी। ये कौन सी रिवीजन होती है मैम? ये हमने पहली बार सुनी है। इसको कहते हैं माइंड में उन चीजों को रिटेन करना, वापस से अपने माइंड से पूछना कि मुझे क्या याद हुआ। जो बच्चा ये चीज सीख गया, मैं खुद ये करती हूँ, जब मैंने कोई चीज कर ली, मुझे कोई चैप्टर आ गया, आफ्टर दैट आई विल क्लोज माय बुक और मैं अपने दिमाग से पूछूंगी कि चलो बताओ अब तुम्हें क्या आता है। उसका जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर करा है, जो भी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करा, आपको पूरा चैप्टर की समरी, कंसेप्ट मैप इसी को कहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में कंसेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग भी आपको सिखाऊंगी, जुड़े रहिए बस। तो कंसेप्ट मैपिंग में आपके माइंड को पूरी एक सीरीज पता है कि चलो मुझे ऐसा करना है। ठीक है, तो आप अपने माइंड को ऐसे करोगे। ठीक है जी, ये हो गया कंसेप्ट मैपिंग। अब हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो चुका है अच्छे से, अब हमें जाना है एग्जाम में और उस कंटेंट की डिलीवरी। हमारे माइंड को अब पता है पहले से ही कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि हमने हमारे माइंड से पहले पेपर में बैठने से पहले सवाल पूछ लिया था कि बता माइंड क्या करना है, तो हमारे दिमाग ने पहले उसका आंसर दे चुका है। तो वो पेपर में क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने कुछ बच्चों को कहते हुए सुना है कि मैम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो ये क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन पेपर में मैं भूल गया। वो भूलने का मतलब यही है कि आपने खुद ही कर लिया, अपने माइंड से सवाल पूछा नहीं था। तो ये हो गया हमारा कंटेंट प्रिपरेशन का पूरा हिस्सा। उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट डिलीवरी पे। जब आप एग्जाम में बैठ गए हो, एग्जाम में बैठने के बाद कॉन्फिडेंस और उसके अलावा जो 3 चीजें आपको मेजर अफेक्ट करती हैं, पहली क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन। माइंड सेट तो होना ही चाहिए, माइंड सेट तो इस पूरे चीज में होना चाहिए। माइंड सेट तो सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज में चाहिए। उसके अलावा मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, क्या होना चाहिए, वो मोटिवेशन और वो सब तो होना ही चाहिए। तो कंटेंट जो डिलीवरी है उसमें 3 चीजें हैं। पहली बात, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपको क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। वो क्या होता है मैम? आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। कई बच्चों को वहां क्वेश्चन ही समझ नहीं आता और वो फिर कहते हैं कि मैम इसमें क्या लिखना था। दैट मीन्स आपकी कंटेंट प्रिपरेशन के टाइम ही आपको पता नहीं था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सिर्फ थ्योरी पे ध्यान मत दो,
जितने भी अपने, अगर कोई बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा है तो वो अपने प्रीवियस ईयर देखे, कोई नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपने प्रीवियस ईयर देखे, अगर कोई 9th या 8th का बच्चा है तो वो भी अपने सीनियर से क्वेश्चंस की डिस्कशन करे, अपनी टीचर से क्वेश्चंस की डिस्कशन करे। क्वेश्चंस का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा, 15 मिनट्स का जो टाइम मिलता है वो सबसे प्रीशियस टाइम है। तो हमने सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, सवाल हमें अब पता है कि हमें इसमें क्या लिखना है। उसके बाद आता है आंसर राइटिंग, वो तुम्हारे कंटेंट कितना अच्छा तुमने प्रिपेयर करा उस पे आएगा कि हमें इस आंसर में, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, 1 नंबर में ये लिखना है, 2 में ये लिखना है, 3 नंबर में ये लिखना है। अब आप लिखोगे उस आंसर को, आंसर राइटिंग, वो आपका उतना ही अच्छा होगा जितना आपकी कंटेंट प्रिपरेशन अच्छी होगी। कंटेंट जितना अच्छे से आपको याद होगा उतना ही आप उसको अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवर कर पाओगे। अब आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको लोग बहुत हल्के में आंकते हैं, वो है प्रेजेंटेशन। मैंने देखा है बच्चे अपने पेपर में किधर भी कुछ लिख देते हैं, नहीं, एक सिमिट्री होना जरूरी है, क्योंकि नेचर में भी सिमिट्री देख के हमारा मन खुश होता है। वैसे ही जब एक टीचर एग्जाम चेक करता है तो अगर आपका पैटर्न ऑफ जो अटेम्प्टेशन है क्वेश्चन का वो बहुत अच्छा है तो टीचर आपको बेशक 3 में से 3 नंबर ही देगा, अदरवाइज उसको लगेगा कि कुछ मिसिंग है और वो 3 में से आपको 2.5 नंबर दे देगा। तो प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, अच्छा इसमें 2 आते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो तो ठीक है, जिसकी राइटिंग बुरी है उसको भी मैं बता दूं कि आप थोड़ा खुला खुला और मेंटेन्ड लिखें। राइटिंग बुरी है कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो लिखने का गैपिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि कितने गैप के बाद मुझे वर्ड्स लिखने हैं, किस क्वेश्चन के बाद मुझे कितनी लाइनें छोड़नी है और कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, ये हमारी होगी अटेम्प्टेशन। अगर आप इन पूरे कंटेंट प्रिपरेशन और अटेम्प्टेशन की मेरी हर बात पर ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सारी बातें बताई है। फिर भी आपको कोई लगता है कि इनमें कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट्स करें, हम नेक्स्ट सैटरडे उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इफेक्टिवली प्रिपेयर करे, उसको पेपर में जो कराया गया वो भूले ना, और ना भूलने का एक ही सिर्फ तरीका है कि जो भी आप प्रिपेयर करो और जो भी आप प्रेजेंट करो दोनों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अपना कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करा है और मैंने जो डिलीवर करा है वो भी इफेक्टिवली डिलीवर करा है। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अब हाफ ईयरली के एग्जाम्स में मेरे बच्चे ही टॉप करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ डाउट्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे बड़े डाउट्स पूछे हैं, तो भाई मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ फटाफट जरा, जिन बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, क्योंकि उनके लिए क्लैपिंग्स बनती है, उनके लिए क्लैपिंग्स बनती है भाई, उनके लिए क्लैपिंग्स बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9th क्लास के बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहली बच्ची है दीक्षा, वेरी गुड, मतलब बहुत ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए इस गुड़िया के लिए। दीक्षा है 9th क्लास की, सबसे अच्छे कमेंट्स, सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस गुड़िया ने दिया है। थैंक यू मेरे बच्चे फॉर स्पॉटिंग एनकेपी क्लासेस, थैंक यू। आप बिल्कुल परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चा जो भी मेरे से 9th 10th का जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। सो कीप इट अप दीक्षा। ठीक है, पार्थ, माधव, इन दोनों बच्चों ने भी कमेंट्स करे हैं, लेकिन इनका कमेंट दोनों का सेम है कि मैम लाइव लो। तो जल्द ही हम लाइव के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए लाइव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट आया है 9th से ही एक गुड़िया है जन्नत। ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी गुड़िया है, उसने भी मैं कहूँ इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करे हैं कि जिनको पढ़कर मुझे और मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे मेरे बच्चों की हेल्प करनी है। तो जन्नत, वेरी गुड जन्नत। ठीक है, कीप इट अप मेरे बच्चे, ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट्स करते रहो। ठीक है, लाइफ में बहुत तरक्की करो और जुड़े रहो। ठीक है, खुद भी जुड़े रहो और औरों को भी जोड़ो, अपनी क्लास के हर बच्चे को बताओ। ठीक है, दीक्षा, जन्नत, पार्थ, माधव, इन सब की तो स्पेशल ड्यूटी है भाई। ठीक है, लेकर आओ। नेक्स्ट हमारा है एक रिंकू राट के नाम से बच्चा है, शायद उसका नाम अर्जुन है। ठीक है, तो अर्जुन भी एक बच्चा है, उसने भी बड़े कमेंट्स करे हैं। ठीक है, तो उसका भी थैंक यू है, और वैसे बच्चे जुड़े रहो। तो आई थिंक 9th में इतने ही बच्चे हैं, फिर भी अगर कोई रह गया हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, उसका नेक्स्ट सैटरडे मैं फिर से शाउट आउट कर दूंगी। 10th में भी कुछ बच्चे हैं, जैसे ध्रुव है एक बच्चा, उसने काफी डाउट्स भी पूछे हैं। उसके तो काफी डाउट्स भी हैं कि मैम चैप्टर 3 करवा दो केमिस्ट्री का। तो भाई मैं तुम्हें खुशखबरी दे दूं, कल नहीं परसों यानी कि मंडे से चैप्टर 3 हम आपके लिए ला रहे हैं। उसके बाद उसने पूछा है कि मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या वाटर से? बिल्कुल मेरे बच्चे बैलेंस करना है, क्योंकि जब भी कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए उसको बैलेंस करना ही है। एसिड बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है जी। और उसका था कि मैम जो हम नमक यूज करते हैं घर में वो कॉमन सॉल्ट जो NaCl है वही क्यों यूज करते हैं, क्या हम कोई और यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चा, कई लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत होती है, वो सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम क्लोराइड भी यूज करते हैं, बट वो ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारी जो सोडियम है वो उसका जो यूज है हमारी बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो कॉमन सॉल्ट है वो उसकी यूज की वजह से उसको नाम कॉमन सॉल्ट दिया गया और इसीलिए हम घरों में यूज करते हैं। और अच्छा, ये बात भी यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो पहाड़ी इलाके थे उनमें आयोडीन की कमी आ रही थी, इसलिए जो हमारा NaCl है उसमें आयोडाइज करा गया। तो क्या आपका नमक आयोडाइज्ड है? क्या आपका नमक आयोडाइज्ड है? पता करेंगे आज, जो पापा लेकर आएंगे नमक, उस पर देखेंगे कि हमारा सॉल्ट आयोडाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि आयोडीन की अगर कमी हुई है आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से भी आपको एक डिसीज हो जाता है, इसकी भी हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसने यही 2-3 सवाल पूछे थे, तो मैं सिलेबस का फिर से बता दूं, अगस्त 23 तक मेरा एजेंडा है 9th का सिलेबस खत्म करना, क्योंकि 9th का सिलेबस थोड़ा रहता है। 10th का सिलेबस अगस्त 30 तक मैं कंप्लीट कर दूंगी। सिलेबस की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। और डाउट्स की भी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। और याद रखना मेरा बच्चा, अगर लंबा चलना है तो साथ चलना है, अकेले चलोगे तो तेज चलोगे लेकिन दूर नहीं चल पाओगे, इसलिए सबको मिलकर साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। आपके जिस भी स्कूल में आप हो, जो भी बच्चा अभी तक हमसे नहीं जुड़ा उसे जोड़ो, उसे बताओ कि हमारी मैडम मेहनत करी है, पेपर कैसे लिखना है, टाइम टेबल कैसा हो, कैसा हमें पढ़ना है, हमारे डाउट्स ले रही है, एवरीथिंग। क्या आपको लग रहा है कि मैं आप पर काम नहीं कर रही हूँ? मैं रात दिन आप पर लगी हुई हूँ, बस मुझे आपका क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो ये जो बच्चे मेरे फेवरेट बच्चे थे, इनको तो मैं स्पेशल ड्यूटी दे रही हूँ कि हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, हमें अपना परिवार बढ़ाना है। मोर एंड मोर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और NKP फैमिली को और बड़ा करो। और जिन भी बच्चों के मैंने नाम लिए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी, ऐसे ही कमेंट्स करते रहना, मैसेजेस करते रहना। अगर कोई बच्चा रह भी गया है कि मैं किसी का डाउट नहीं ले पाई हूँ, हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, अभी कमेंट्स, काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं अभी से ही सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट्स फिर से और अच्छे से पढ़ूंगी और हर सैटरडे हम ऐसे ही कुछ छोटी वीडियोस के साथ मिला करेंगे। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने मेरे बच्चे वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने। तो पढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू।